अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। 31 दिसंबर की तारीख यानी 2021 के कैलेंडर में आखिरी दिन की न्यूज़ क्या है खास हमारे एग्जाम से रिलेटेड। सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है उड़ीसा से आ रही हमारी न्यूज़, दैट इज अबाउट रेडियो टैगिंग ऑफ इंडियन पैंगोलिन्स। ठीक है, तो उन इंडियन पैंगोलिन्स को रेस्क्यू किया गया है जिन्हें ऑलरेडी जो कि रेडियो टैग्ड थे। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है ये न्यूज़ डिटेल में। सबसे पहली चीज़, जीएस पेपर 3 का टॉपिक है ये, एनवायरमेंट इकोलॉजी से उठाया हुआ। पैंगोलिन्स जो हैं भारत में वो आउट ऑफ 8 स्पीसीज ऑफ पैंगोलिन्स, द इंडियन पैंगोलिन जो हैं वो और चाइनीज पैंगोलिन्स जो हैं, ये 2 प्रकार के पैंगोलिन्स जो हैं वो हमारे इंडिया में मेजरली पाए जाते हैं। ठीक है, इंडियन पैंगोलिन जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है भारत में, एक्सेप्ट द एरिड रीजन्स, हाई हिमालयाज एंड द नॉर्थ ईस्ट। और जो स्पीसीज है वो कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो ये सेम स्पीसी हमारी बांग्लादेश में भी मिलती है, पाकिस्तान में भी मिलती है, नेपाल में भी और श्रीलंका में भी। ये इंपॉर्टेंट है, जो जगह के नाम मैंने आपको बताए हैं प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो चाइनीज़ पैंगोलिन है, देखिए उसका नाम चाइनीज़ है लेकिन वो पाई इंडिया में भी जाती है। ठीक है, तो चाइनीज़ पैंगोलिन जो है वो हिमालयन फुटहिल्स में पाई जाती हैं इन द ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नदर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश एंड थ्रू सदर्न चाइना। इन एरियाज में चाइनीज़ पैंगोलिन्स को फाउंड किया जाता है। तो ये न्यूज़ हमारी जो है वो उड़ीसा के फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से आई कि जो उड़ीसा का फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उसने अपना फर्स्ट एवर रेडियो टैगिंग ऑफ द इंडियन पैंगोलिन को जो उसका जो पूरा वो है उस अटेम्प्ट को कंप्लीट कर लिया है। और ये क्यों किया जा रहा है? टू स्टैंडर्डाइज द रिहैबिलिटेशन इन दी रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल बेसिकली फॉर द एनिमल इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, और जो यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि जो मेल पैंगोलिन है बेसिकली उसको रेस्क्यू किया गया पार्लाखेमुड़ी फॉरेस्ट डिवीजन में पिछले महीने। ठीक है, और उसको रेडियो टैग भी किया गया और फिर उसे रिलीज कर दिया गया कहाँ? नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो यहाँ से देखिए न्यूज़ हमारी सिर्फ पैंगोलिन को लेकर है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, जैसे हमारा नंदन कानन वाइल्ड लाइफ जो है सेंचुरी वो आ जाता है, देन अबाउट इंडियन पैंगोलिन्स आ जाता है, रेडियो टैगिंग क्या होता है, कैसे होता है, हम उसे भी समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस न्यूज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप ये इमेज देख रहे होंगे राइट आपकी स्क्रीन पर, ये हमारा पैंगोलिन है, इंडियन पैंगोलिन है बेसिकली। ये इमेज है जिस पैंगोलिन को शायद कुछ दिनों पहले नोएडा में देखा गया था उसकी। ठीक है, और आपको पता होगा कि पैंगोलिन्स को जो है थ्रेट है बहुत बड़े लेवल पर, दैट इज ड्यू टू हंटिंग एंड पोचिंग एक्टिविटीज और फॉर लोकल कंजम्पटिव यूज़। अब लोकल कंजम्पटिव यूज़ इनका किस लिए होता है? तो एज अ प्रोटीन सोर्स इन्हें कंज्यूम किया जाता है और ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भी इनका प्रयोग होता है और इंटरनेशनल ट्रेड भी किया जाता है इसके मीट का, स्केल्स का इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, बेसिकली चाइना और वियतनाम के तहत। ठीक है, तो ये थ्रेट्स हैं इन पैंगोलिन्स को। प्रोटेक्शन स्टेटस अगर हम देखेंगे तो ये IUCN रेड लिस्ट में आते हैं और इंडियन पैंगोलिन जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जबकि चाइनीज पैंगोलिन जो है वो हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। एक माइनर सा डिफरेंस है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, उड़ीसा में तो देखिए ये काम हो रहा है, लेकिन उड़ीसा से पहले वो कौन सा स्टेट था जिसने रेडियो टैग किया था इंडियन पैंगोलिन को? तो वो था हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, रेडियो टैगिंग की जो न्यूज़ है वो इस लास्ट मंथ जो है हमने दिसंबर में 2-3 बार देख ली। ठीक है, लेकिन इंडियन पैंगोलिन के रिलेटेड जो है वो हम आज देख रहे हैं। ओके, तो रेडियो टैगिंग जो है वो क्या करता है? तो इट इन्वॉल्व्स अटैचिंग अ ट्रांसमीटर टू द एनिमल
जो हमारा एनिमल होता है उसको एक ट्रांसमीटर ऐड कर दिया जाता है सो दैट उसके मूवमेंट्स पर नज़र रखी जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके। और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जैसे टाइगर, लेपर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, ये सारे जो हैं इन्हें टैग किया जा रहा है सिंस डिकेड्स। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रयास है टू कीप अट्रैक्ट, टू कीप मॉनिटरिंग कि ये कहाँ जा रहे हैं, किस किस एरिया में जा रहे हैं उसके लिए। इंडियन पैंगोलिन को जब रेडियो टैग किया गया था तो इसलिए किया गया था, जो मुद्दा था वो ये टू नो द इकोलॉजी, टू नो इट्स इकोलॉजी, और उसके साथ साथ ये भी कि इनके लिए एक इफेक्टिव कंजर्वेशन प्लान जो है वो हम डेवलप कर सकें। ठीक है, ये हमारा एम और ऑब्जेक्टिव था जब इंडियन पैंगोलिन्स को डेवलप किया जाने लग गया। अब देखिए एक और चीज़ है, 2020 में 9वां पैंगोलिन डे, नाइन्थ वर्ल्ड पैंगोलिन डे जो है सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, और ये मेजर उस टाइम पर लेकर आया गया था। ठीक है, कि भाई हर पैंगोलिन को टैग किया जाएगा इन ऑर्डर टू नोट डाउन इट्स इकोलॉजी एज वेल एज दी मॉनिटर दी मूवमेंट। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई वर्ल्ड पैंगोलिन डे जो मनाया जाता है हर वर्ष, वो कब मनाया जाता है, व्हेन इट इज़ सेलिब्रेटेड? क्या कोई डेट है या फिर कोई डे है? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ज़रा मैं भी देखूं कि कितने टच में हैं आप करंट अफेयर से एक्चुअली में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो हमारा उड़ीसा में है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ उसकी लोकेशन आती है। तो देखिए जो भुवनेश्वर है हमारे उड़ीसा की कैपिटल, बेसिकली भुवनेश्वर से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। और ये पहला जू है देश में टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वाज द फर्स्ट जू इन द कंट्री। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और WAZA यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स क्या है? तो ये एक ग्लोबल अलायंस है ऑफ रीजनल एसोसिएशंस, नेशनल फेडरेशंस, जूज, एक्वेरियम्स डेडिकेटेड टू द केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। किस तरह से एनिमल्स की केयर करनी है, कंजर्वेशन करनी है, इस मुद्दे को लेकर, इस उद्देश्य को लेकर के जो है एक एसोसिएशन बनाया गया है, एक अलायंस बनाया गया है जिसका नाम है वाजा। ठीक है, और इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडिंग जू फॉर द ब्रीडिंग ऑफ इंडियन पैंगोलिन एंड वाइट टाइगर। ठीक है, तो सिर्फ पैंगोलिन ही नहीं, वाइट टाइगर के नज़रिए से भी नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है। और जो एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं वो हैं हमारे लेपर्ड्स, माउस, डियर्स, लायंस, रैटल, वल्चर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये जो है वर्ल्ड का पहला कैप्टिव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भी है। क्या है? वर्ल्ड का पहला क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, जहाँ पर घड़ियाल्स जो हैं उन्हें ब्रीड किया जाता है इन कैप्टिविटी इन 1980s में। ठीक है, यहाँ पर ब्रीड किए जाते थे घड़ियाल्स को। तो ये बन गया दुनिया का पहला क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मेंस के नज़रिए से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स के क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर बन सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं अपनी दूसरी खबर पर। हमारी दूसरी खबर है कि कांट पुट कर्ब्स ऑन गंगा सागर मेला, ये ममता जी का कहना है। अब ये जो खबर है हमारी, ये GS पेपर 1 से आ रही है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, प्रीलियम से रिलेटेड है। गंगा सागर मेला, आखिर गंगा सागर मेला क्या होता है और क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखिए जो गंगा सागर फेस्टिवल है या गंगा सागर मेला है, वो हर वर्ष 13 से 15 जनवरी को सागर आइलैंड पे, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, वहाँ पर मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर गंगा बे ऑफ बंगाल में मिलती है। सागर, गंगा जो है वो सागर से जुड़ती है। ठीक है, ये इसका एक मतलब जो बैकग्राउंड में जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई गंगा बे ऑफ बंगाल से मिल रही है, तो ये जो जगह है यहाँ पर जो है एक फेस्टिवल, एक सेलिब्रेशन जो है हर साल 13 से 15 जनवरी ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, ठीक है, इसको मनाया जाता है। अब ये जो कॉन्फ्लुएंस है ना गंगा और बे ऑफ बंगाल का, इसी को कहा जाता है गंगा सागर। ठीक है, जो कपिल मुनि टेम्पल है, फेमस कपिल मुनि टेम्पल है, वो इसी जगह पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आज का न्यूज़पेपर में ना कुछ चीज़ें प्रीलिम्स वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ें मेंस वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
तो आगे चलते हैं। हर साल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति के दिन देश के अलग अलग जगहों से लोग जो पिलग्रिम्स हैं वो यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं, वाई टू टेक अ होली डिप एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बहुत भीड़ लगती है, बताते हैं लाखों की तादाद में लोग आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ममता जी ने इस पर ये कहा कि भाई देखिए, मैं इस पर स्टेट गवर्नमेंट के जो है कंट्रोल में नहीं है कि मैं इस चीज़ को रोक दूँ। क्यों? क्योंकि जगह जगह से लोग यहाँ आते हैं और हम मतलब बिल्कुल इम्पोज करके रिस्ट्रिक्शंस नहीं कर सकते, इतना ये पॉसिबल नहीं है, वरना हो सकता है कि बवाल भी खड़ा हो जाए, राइट? ओके, जो गंगा सागर पिलग्रिमेज मेला है, ठीक है, उसे कहा जाता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मैनकाइंड है। मतलब ये बेसिकली दूसरा ऐसा वो है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होते हैं आफ्टर द ट्रिनियल रिचुअल बेदिंग ऑफ कुंभ मेला। तो सबको पता है सबसे ज़्यादा लोग जो है वो कुंभ मेला में पार्ट लेते हैं, लेकिन जो सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, नंबर 2 पे जो है वो है हमारा गंगा सागर पिलग्रिमेज या फिर गंगा सागर मेला। ठीक है, और यही कहा गया कि साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में मकर संक्रांति के टाइम पर जो लोग आ रहे हैं उनको रोकना सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेट के हाथ में नहीं है, बल्कि हाँ, अगर रिस्ट्रिक्शंस, वैसे तो हमने पूरी तैयारी की है कि हर जगह हर एंट्री पॉइंट पर स्ट्रिक्ट चेकिंग हो कोविड-19 की। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है केसेस बढ़ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो उसको जो है मॉनिटर करने के लिए, बट एकदम से रोक देना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। यहाँ से हमारा गंगा सागर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया था। अब गंगा सागर आइलैंड के बारे में भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आप इमेज देख रहे होंगे ये, ठीक है, ये है हमारे वेस्ट बंगाल की इमेज, और यहाँ कहीं पर ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, समवेयर है, दिस इज सागर आइलैंड। ओके, और सागर आइलैंड को ही हम गंगा सागर या सागर द्वीप भी कहते हैं। इसकी जो लोकेशन है, इट इज़ एन आइलैंड इन द गैंजेस डेल्टा में, लाइंग ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल। ओके, और ये आइलैंड साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मैप वाइज भी देख लीजिएगा और वैसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने मैप डाल भी दिया है। आगे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है लैंडमार्क कोर्ट रूलिंग्स को लेकर। आपको पता होगा आज जो है 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है, और सिंस जनवरी इतने सारे कोर्ट रूलिंग्स आए हैं, इतनी सारी चीज़ों में जुडिशरी ने स्टैंड लिया है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इसको। जो लास्ट ईयर तो नहीं, लेकिन हाँ 2021 जनवरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलिंग आई थी वो थी जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बोला था, इन्होंने आदेश दिया था, बेसिकली शी डायरेक्टेड द हेल्थ मिनिस्ट्री टू एक्सप्लोर द क्राउड फंडिंग। इन्होंने डायरेक्ट किया मिनिस्ट्री को कि आप जाइए, और 2 बच्चे ऐसे हैं, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दी रेयर थिंग्स। ठीक है, हुआ ये था कि बेसिकली मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी होने के चक्कर में लोगों को उपचार नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे थे। तो वही जस्टिस प्रतिभा ने यहाँ पर कहा कि भाई देखो, राइट टू हेल्थ जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और हर किसी को ये मिलना चाहिए, ये इंश्योर किया जाना चाहिए। तो आप प्लीज़ जाइए और देखिए। और हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जो है वो कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि भाई किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई। किसी को ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि मेडिसिन महंगी थी। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो इसी के तहत राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट्स बताया गया। किस राइट टू हेल्थ जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है मेरा आपके लिए कि भाई राइट टू हेल्थ कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट हो सकता है? फंडामेंटल राइट्स तो बहुत सारे हैं, तो कौन सा वो आर्टिकल है या कौन सा वो फंडामेंटल राइट है जिसके अंदर राइट टू हेल्थ आता है? अगर आपने ये जो मैंने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग यहाँ पर डाली है हाईलाइट करके, अगर आप ये हाईलाइटेड पोर्शन भी पढ़ोगे ना तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो फटाफट से इसका आंसर जो है मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। ठीक है, दूसरी जो हमारी रूलिंग आई थी अरेस्ट फॉर टैक्स इन्वेजन को लेकर, यहाँ पर ये कहा गया कि भाई देखो, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो जीएसटी एक्ट के तहत टैक्स इवेजन कर रहा है, मतलब जीएसटी एक्ट से बच रहा है, उसके द्वारा क्राइम ऑफ टैक्स इवेजन हो रहा है, टैक्स को नहीं पे किया जा रहा है या इसके अगेंस्ट किया जा रहा है,
तो अथॉरिटीज़ को ये पावर दी गई है यहाँ पे कि भाई आप जाकर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, और अरेस्ट उस पर कि भाई देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव कि हाँ उस व्यक्ति ने टैक्स इवेजन का क्राइम कमिट किया है। तो दूसरा जो हमारी रूलिंग आई थी इम्पॉर्टेंट, वो जीएसटी एक्ट के टैक्स इवेजन से लेकर के थी। ठीक है, तीसरी रूलिंग जो हमारी है वो आई थी कि कोर्ट ने एक ऑर्डर को हॉल्ट कर दिया था। अब कोर्ट ने क्या ऑर्डर हॉल्ट किया था, तो देखिए कोर्ट ने जो है वो एक फॉरेन कोर्ट को रोक दिया था फ्रॉम परसुइंग इट्स कॉज बिफोर द इंडियन जुडिशरी, और अपने इसने जो है स्ट्रांगली वर्डेड जजमेंट जो है पास किया गया था मई में, जिसके तहत इन्होंने हॉल्ट किया था एनफोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय द वुहान इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट। ठीक है, जो वुहान कोर्ट है उनके द्वारा एक जजमेंट पास किया गया था इन सितंबर 2020 में, तो उसको रोक दिया था इन्होंने, डिसअलाउइंग यूएस फर्म इंटर डिजिटल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन फ्रॉम परसुइंग अ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट केस अगेंस्ट चाइनीज टेक जायंट Xiaomi कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये केस था, केस कौन सा था वो देख लीजिएगा, मैंने हाईलाइट कर दिया है और आपको बता भी दिया है। इसके बाद जो जजमेंट आई वो थी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से रिलेटेड। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को बोला गया कि भाई किसी भी व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो वो उसको अरेस्ट करे और तत्कालीन हैंड ओवर करे अपने लोकल पुलिस को, या जो भी पुलिस उनके आसपास अवेलेबल हैं उन्हें। ठीक है, और ये भी कहा गया कि बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं और इनकी जो तस्वीर है वो लगाई जाए, पैम्पलेट्स लगाए जाए, ताकि लोग उनसे अवेयर भी रहें और जहाँ भी इन्हें देखें वो रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाली रिपोर्ट। इसके बाद जो है वो था रेंट पेमेंट फॉर द पुअर का। रेंट पेमेंट फॉर द पुअर में क्या हुआ था कि ऐसा कहा गया कि ऐसा बोला गया कि भाई जो हमारे दिल्ली के सीएम साहब हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया था प्रेस के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनका रेंट पे करेगी फॉर दोज पीपल हु आर अनेबल टू पे इट ड्यू टू पॉवर्टी इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर ये आया था कि कोर्ट ने इनको बोला था केजरीवाल जी को कि भाई जाइए और आप अपना प्रॉमिस रखिए। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में आप अपना प्रॉमिस पूरा करिए, लोगों के रेंट पे करिए, ऐसा आपने प्रॉमिस किया। दूसरी रूलिंग फिर आई जिसमें अनदर बेंच थी हाई कोर्ट की, उन्होंने इस चीज़ को स्टे कर दिया और उन्होंने कहा, जस्टिस सिंह थे वहाँ पे, उनका जजमेंट आया कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनकी अपील अगेंस्ट द ऑर्डर claiming no indiscriminate and unconditional assurance for payment of rent was made by the Mr. केजरीवाल वाली चीज़। ठीक है, तो ये रूलिंग आई थी हाई कोर्ट की रेंट पेमेंट से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलिंग आई वो आई स्ट्रे डॉग्स की फीडिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे कहा गया कि भाई देखिए, हर स्ट्रे डॉग या स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनका राइट है राइट टू फूड, और हर एक सिटीजन के पास राइट है टू फीड देम। ठीक है, राइट टू फीड का। लेकिन जो फीडिंग प्रोसेस है, जो उनको खाने खिलाने की बात हो रही है, उसके तहत वो उनको इस तरीके से करना चाहिए कि भाई किसी और व्यक्ति का, किसी और अधिकार का हनन न हो। मीन्स द राइट टू फीड जो है वो अपना इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट इम्पिंज द राइट ऑफ अदर्स। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट्स थी, लैंडमार्क रूलिंग्स थी हमारी जुडिशरी की, जो हमें 2021 में देखने को मिली। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रीलिम्स लेवल पर ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी बात आई थी कि भाई एक और लैंडमार्क जजमेंट आया था सितंबर में, जहां जस्टिस रेखा पाली थी, उन्होंने रूल किया कि मैरिजेस कुड बी रजिस्टर्ड इन दी वर्चुअल प्रेजेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये भी एक रूलिंग आई थी। इसको मैंने यहाँ नोट डाउन नहीं किया, बट हाँ अलग से है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है साहित्य अकेडमी से रिलेटेड। साहित्य अकेडमी ने 20 लैंग्वेजेस में अवार्ड्स अनाउंस किए हैं। जीएस पेपर 1 का इशू है, इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड है सबसे पहले, और उसके साथ साथ प्रीलिम्स लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स लेवल पर क्योंकि अक्सर पूछ देता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1954 में, और ये एक लिटरेरी ऑनर है जो कि दिया जाता है हर साल साहित्य अकेडमी के द्वारा। ठीक है, लोगों को, जो ऑथर्स होते हैं, एमिनेंट ऑथर्स होते हैं, उनको ये अकेडमी जो है ये 24 अवार्ड एनुअली देती है टू लिटरेरी वर्क्स इन द लैंग्वेजेस इट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड
and an equal number of awards to literary translations also from and into the languages of India. अब देखिए 22 लैंग्वेजेस तो हमारी हैं ही स्केड्यूल में, राइट। इन 22 पर जो है साहित्य अकेडमी इनको तो करता ही करता है। इनके साथ साथ 2 और लैंग्वेजेस हैं जिन पर साहित्य अकेडमी अवार्ड देता है। पहला है हमारा इंग्लिश और दूसरा है हमारा राजस्थानी। इन लैंग्वेजेस में भी साहित्य अकेडमी अवार्ड्स लोगों को देता है। साहित्य अकेडमी जो है वो दूसरा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है हमारा जनपीठ अवार्ड, ठीक है, या ज्ञानपीठ अवार्ड इसको भी हम बोलते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि जो ये अवार्ड है ये कब और कैसे दिया जाता है, इसके बारे में आपको मुझे कुछ कमेंट करके बताना है। सिंस हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेरी फील्ड में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि साहित्य अकेडमी के जो अवार्डी होते हैं उनको चूज़ करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहला तो हमारा क्राइटेरिया यही है कि भाई जो ऑथर है वो इंडियन नेशनैलिटी का होना चाहिए और इन 24 लैंग्वेजेस में ही लिखी जानी चाहिए जो भी किताबें हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बुक है या जो वर्क है वो एलिजिबल होना चाहिए अवार्ड को और वो एक आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है, जिस लैंग्वेज या लिटरेचर से वो बिलोंग करता है। जैसे सपोजिटली अगर वो इंग्लिश लिटरेचर को बिलोंग कर रहा है तो उसका योगदान होना चाहिए इंग्लिश के लिए। अब आइए एक नज़र फटाफट से डाल लेते हैं कि इस साल के जो अवार्ड्स हैं 2021 के वो किसे किसे दिए जा रहे हैं। तो देखिए थर्सडे को इन्होंने अवार्ड का अनाउंसमेंट किया है और जो स्टेटमेंट दी गई है नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स से वो ये बताइए कि 7 बुक्स ऑफ पोएट्री, 5 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 1 ईच ऑफ बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, criticism and epic poetry and 2 plays had won the awards this year, ठीक है। और ये अवार्ड्स जो है ये गुजराती, मैथिली, मैनपुरी, उर्दू में भी अनाउंस किए जाएंगे लेकिन वो बाद में होगा। नमिता गोखले जी को अवार्ड दिया गया है इंग्लिश नॉवेल के लिए। उनकी नॉवेल आई थी, कौन सी थी, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ओके। एंड अनुराधा शर्मा पुजारी जी को अवार्ड दिया गया उनकी एसमीज वर्क के लिए जिसका नाम है इयत एखान अरोन्या आसिल। ये बुक्स का नाम पढ़ लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग में पूछता है, कहाँ पूछता है, मैच द फॉलोइंग में, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और पोएट्स की एक लिस्ट भी दी गई है, मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नाम है लोगों के और कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं वो बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। हमारी जो अगली खबर है वो एक नई स्कीम को लेकर के है और ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कीम लाई गई है ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशली, ठीक है, और मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स के लिए जिनको कि सपोर्ट देने की बात की गई है, ठीक है। तो ये स्कीम जो है दिस इज द स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन बेगिंग एंड फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च सून। इसको अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, अभी लॉन्च नहीं किया गया है। और इसको जो है स्माइल नाम से भी हम जान सकते हैं, जैसे सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। स्माइल नाम की जो स्कीम है हमारी ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है, इसे एक अम्ब्रेला स्कीम कहा जा रहा है। इसके अंदर 2 सब स्कीम्स भी आती हैं जो कि वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए और के लिए लाई गई है, हु आर एंगेज्ड इन बेगिंग, ठीक है। और जो इसका कवरेज है वो कई एरियाज में है, जैसे उसका सबसे पहला उद्देश्य है रिहैबिलिटेशन, दूसरा है प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, तीसरा है काउंसलिंग, एडुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक लिंकेजेस। तो मतलब आप देखिए इसीलिए इसको अम्ब्रेला स्कीम भी कहा जा रहा है क्योंकि ये एक नहीं कई मुद्दों को जो है कवर कर रहा है और जल्द ही इसको लॉन्च किया जाएगा एक नई स्कीम को टू सपोर्ट दी मार्जिनलाइज्ड पीपल। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ आया होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे हैं प्लीज़ कोशिश करिएगा उनको आंसर देने की, उनका आंसर करने की। और इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका ही रिवीजन होता जाएगा। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली #CD रिचुअल्स पर भी। कल 1 तारीख है, कल से एक नई शुरुआत करेंगे नए सफ़र की और कोशिश करेंगे कि जो 2022 का हमारा लक्ष्य है उसको हम किसी भी कीमत पर हासिल करें। बस उसके लिए ये है कि हमें एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे का साथ देना है और जमकर पढ़ाई करनी है। सो चलिए इसी के साथ मैं आज के लिए अलविदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बट येस, डू नॉट फॉरगेट
टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड डू प्रेस द बेल आइकन प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.